आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अपने इस विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय रामनाथ कश्यप जी, वनवासी विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कश्यप जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य खान सर तथा प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों से और आईटी से पधारे हुए सभी प्रतिभागीगण और सामाजिक कार्यक्रम। उद्घाटन के बाद मुझे बोलना था, कुछ विषय आ जाने वाला था, उसके बाद मेरा विषय था, पर मुख्य अतिथि विलंब से आ रहे हैं, इसलिए जाने का भी समय सबका निश्चित है, दूर दूर जाना है, समय से छोड़ना है, इसलिए दूसरा सत्र पहले कर लिया है हमने। उद्घाटन इसके बाद जैसा होना है वैसा पूरा उद्घाटन होगा, क्योंकि दूसरा टेक्निकल सेशन है, विषय आ जाना चाहिए, इसलिए उसको हम थोड़ा पहले कर देते हैं। जैसा कि प्रस्तावना में राजीव जी ने बताया कि आज के इस कार्यशाला में हम सभी लोग जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत पे बात करने के लिए आए हैं। जब अतीत की बात करते हैं तो उसका इतिहास से भी संबंध है, उसका वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं से भी संबंध है, उसका वहाँ की आध्यात्मिक परंपराओं से भी संबंध है, वहाँ की ज्ञान परंपराओं से भी संबंध है, वहाँ की न्याय व्यवस्थाओं से भी संबंध है। और ये आयोजन जो है ये इस निमित्त किया जा रहा है कि 5 अक्टूबर ये रानी दुर्गावती, जो गौंड समाज की एक बड़ी रानी थी, उनका 500वां जन्मदिन है, और 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, जो पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस बीच में ये सारे आयोजन करना है। क्यों करना है तो थोड़ा संक्षेप में उन्होंने बताया कि हमारा प्रांत जो है वह जनजातीय बहुल प्रांत है, हर तीसरा व्यक्ति जनजातीय है। उनको समझे बिना न ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती है ठीक से, उनके अधिकार संविधान में वर्णित है, पर लोगों को समझ में नहीं आती कि जंगल का अधिकार उनको क्यों देना है। 5वीं अनुसूची में जो कानून के तहत अधिकार मिलना चाहिए उसकी क्या आवश्यकता है। आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, या सही है या गलत है समझ में नहीं आता, क्रीमी लेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसे कई प्रश्न जनजातीय समाज से संबंधित होते हैं, और हम सब लोग चूंकि इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, पॉलिटेक्निक से भी जाएंगे तो आखिरकार इंजीनियर बन के ही जाएंगे, आईटीआई भी टेक्नीशियन करके जाता ही है। तो किसी समाज को समझे बिना उसकी विकास की योजनाएं बनाना भी ऐसा लगता है कि बहुत बार भूल हो जाती है। योजना बहुत अच्छे मन से बनती है, पॉलिसी मेकर्स बनाते तो बहुत अच्छे मन से, ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, आखिरी में जाके जब कोई योजना ग्राउंड पे जाके फेल होती है तो आरोप किसी और पे नहीं करता है। उज्ज्वला योजना आ गई, बहुत अच्छी आई, सबको फ्री में सिलेंडर दिए गए, गैस के बर्नर दिए गए। जाके देखा तो वापस रिफिल नहीं हो रहे। कारण जानने की कोशिश की कि आखिर रिफिल क्यों नहीं करवा रहे। लकड़ी भी तो खरीदनी पड़ रही है, पैसा तो उतना ही लग रहा है, तो रिफिल क्यों नहीं हो रहा। तो ध्यान में आया कि जनजातीय गांव में किसी एक महिला को 10 लोगों का भोजन सुबह 1 घंटे में बनाना पड़ता है, वो इस सिलेंडर से नहीं, इस बर्नर पे तो नहीं बन सकता। तो मुझे इस पे क्या करते हो, तो बोले चाय बनाते हैं, ज्यादा ज्यादा कुकर लगाना हो तो कुकर लगा देते हैं, इसके अलावा ना हमारा भात इसके ऊपर चढ़ सकता है 10 लोगों का एक साथ, ना कोई सब्जी बन सकती है, इतने बड़े पात्र में बनानी पड़ती है। बात छोटी सी है कि बर्नर का डिजाइन अगर ठीक हो जाए, वहां के अनुकूल हो जाए, तो वो सिलेंडर उनके बहुत काम का है। पर हम उनको वो बर्नर देते हैं जो हमारे काम का है, जो 4 बच्चों का परिवार है, और वो भी पतिदेव आए तो 4 रोटियां उतारना, फिर वापस आटा फ्रीज में रखना है, उसके लिए ये बर्नर का डिजाइन ठीक है। तो वहां के हिसाब से डिजाइन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहां जाके कोई उनसे पूछता नहीं कि आपकी क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं बना रहे आप। अपना अनुमान हम यहाँ से जरूर लगाते हैं कि नहीं वो क्या जंगल काट के लकड़ी जला लेते हैं, फ्री में मिल जाती है, इसलिए रिफिल नहीं करा रहे। मतलब असफलता का ठिकरा किस पे फोड़ दिया हमने, वापस उनके ऊपर ही फोड़ दिया कि वो चाहते ही नहीं है विकास करना। लगभग अधिकांश योजना का, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या इंदिरा आवास हो, यही हश्र होता हुआ दिखता है। हम ये समझ नहीं पाते कि वो समाज हजारों वर्षों से रह रहा है, तो उसके पास भी ज्ञान होगा, उसके पास आर्किटेक्चर नहीं होगा क्या। हम अगर गौंड समाज का इतिहास देखें, महारानी दुर्गावती 500 साल पहले हुई है,
और गोंड समाज के किले अगर देखेंगे हमारे इस पूरे क्षेत्र में, चंद्रपुर महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और उधर जबलपुर के आगे तक फैला हुआ पूरा भूभाग है, उत्तर प्रदेश से लगता हुआ भूभाग है, इन पूरे क्षेत्र में अगर किले देखें तो छत्तीसगढ़ तो अपने प्रांत में ही है, लेकिन 100 से ज्यादा बड़े बड़े किले दिखते हैं। क्या बिना आर्किटेक्चर के किले बन गए होंगे? बन नहीं सकते ना। लेकिन इस ज्ञान को हमारे यहाँ मान्यता है क्या? गोंड का नाम आती है, हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्ञानवान समाज है, हजारों साल से आर्किटेक्चर भी जानता है। गोंड राजाओं के वर्णन आते हैं तो ध्यान में आता है कि वो तो 10वीं शताब्दी में चंद्रगढ़ के गोंड राजा लोहा बनाते थे। तो शायद फर्नाइंस, लोहा कैसे निकाला जाता है, कैसे खोद के लाना है, सब जानते थे वो। लेकिन क्या हमारे इंजीनियर्स इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं क्या? तो ध्यान में आएगा कि हमारे अधिकांश पढ़ाई में, वो सोशल साइंस की पढ़ाई हो, वो किसी और की पढ़ाई हो, कहीं भी जनजातीय विषय हमको पढ़ने में नहीं मिलता। अंग्रेजों ने बता दिया कि वो तो ट्राइब है, अभी तो सिविलाइज ही नहीं हुए, अनसिविलाइज कोई लोग हैं, अभी सिविलाइज करने की जरूरत है। और क्योंकि सिविलाइज नहीं हुए इसलिए उनका सोशियोलॉजी के तहत कोई अध्ययन करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो एक नया सब्जेक्ट बोले एंथ्रोपोलॉजी, और सारा अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के रूप में कर डाला। मतलब ऐसे लोगों का अध्ययन जो कोई सोसाइटी नहीं है, और उसी को पढ़ा रहे कोई वॉरियर। एल्विन आ गए बस्तर में, उन्होंने घोटुल को जैसा लिख दिया वैसा ही घोटुल हम समझ रहे हैं। किसी मुरिया समाज के लोगों से जाके नहीं पूछते हम कि घोटुल कैसा होता है, सही में आपकी क्या मान्यता है, ये जो लिखा है सही है क्या? इसमें कुछ बातें फिजिकली जो लिखी है वो तो सही दिखती है, पर उसके पीछे की कोई अध्यात्म है, वो वॉरियर एल्विन कैसे पहचानेगा? इंग्लैंड से आया हुआ आदमी, आयरलैंड से आना हुआ आदमी इस अध्यात्म को जान सकता है क्या? पहचान नहीं सकता। इंटेंशन भी विदेशी शासकों का क्या होगा? तो जिनसे लड़े हैं वो कभी लिखेंगे क्या? शेर का इतिहास जब शिकारी लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं? तो यही लिखेगा शिकारी कि भैया शेर आपको खा जाता इसलिए हमने उसको मार डाला। शिकारी तो नहीं लिखेगा, शेर का इतिहास शेर को लिखना पड़ेगा, तब वो ठीक लिखेगा कि वास्तव में वो कौन है। वो समय आ गया, उस समय नहीं था। 1952 में जब 1950 में संविधान लिखा गया होगा, या 1947 में देश जब आजाद हुआ, तो भारत में जनजातीय समाज की स्थिति ऐसी थी कि वो स्कूल में गया ही नहीं था, 5वीं पास आदमी भी वहां नहीं मिलता था। पर अब ऐसा है क्या? अब ऐसा नहीं। अब हमारे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने कल पूछा कि कितने प्राध्यापक हैं जो जनजातीय समाज से आए, तो सबने बताया कि 4 या 6 संख्या में। तो इंजीनियरिंग कॉलेज तक आता है, एनआईटी में जनजातीय प्राध्यापक 8-10 की संख्या में हमारे आए। जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे उस यूनिवर्सिटी में जनजातीय समाज के प्राध्यापक बन जाते हैं। क्या वो अपनी परंपराओं के बारे में नहीं लिख सकते? क्या वो अपने अध्यात्म के बारे में नहीं लिख सकते? क्या वो अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में नहीं लिख सकते जो पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक हो सकती है? पूरा विश्व इस चिंता में है कि बचना मुश्किल है। जिनेवा में बैठते हैं स्विट्जरलैंड के, और सब वैज्ञानिक एक ही बात का विचार करते हैं कि भैया इससे बचना है तो जंगल को दोगुना करना पड़ेगा। पर हमारा सारा जीवन जंगल को आधा करने वाला है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसको हम अर्बनाइजेशन बोल रहे हैं, जिसको हम नगरीकरण कह रहे हैं, तो जिसके नाम से हम बोलते हैं कि नागरिक बनने की आवश्यकता है, सिटीजन बनने की आवश्यकता है, सबको सिटी में ही लाना है विकास का मतलब। तो ये व्यवस्था तो जंगल को आधा करेगी। हम समझ रहे हैं कि जंगल को दोगुना करना है, उसके बिना कोई दिल्ली का तापमान इस बार 52.6 हो गया, डॉक्टर्स कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं 55 हो गया तो लोग बहुत बड़ी संख्या मर जाएंगे। मनुष्य का शरीर 55 के ऊपर सहन करने की स्थिति में नहीं। एसी में बैठा हुआ तो बच जाएगा शायद, लेकिन जो बाहर घूम रहे हो तो मरना शुरू हो जाएंगे। अब 47 से 52 कितने साल में हुआ है? तो हमारे सामने ही हुआ है 4-5 सालों में। अगर ये 52 का 55 हो जाएगा, 2.5 डिग्री तो बढ़ना है। तो हम जो जीवन जी रहे हैं उस हिसाब से 2.5 डिग्री बढ़ाने में हमको 1-2 साल ही लगेंगे। इतना तो हम जवाबदारी ले ही सकते हैं। अगर हमको वास्तव में जंगल को दोगुना करना है तो शायद मुझे लगता है भारत के जनजातीय समाज से सीखने की जरूरत है कि हमारी समाज की व्यवस्था है किस, हमारे घर में कितने लकड़ी का उपयोग हो। हम लकड़ी का उपयोग करेंगे, दरवाजा सागवान का ही लगाएंगे, उसके बिना लड़की की शादी नहीं होगी। कौन देगा? आम का दरवाजा लगा लिया, समाज हमने ऐसा बना लिया, अब कह रहे जंगल काटो। तो हमने समाज की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर ली जिसमें जंगल कटने वाला। हम सबको शहर में ला रहे हैं। विकास का मतलब नगरीकरण हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। बेंगलोर में 2 करोड़ लोग पहुंच गए, भूजल खत्म हो गया। अब कौन से आर्किटेक्ट वहां भूजल लेके आएंगे? एक जगह का इतना अंधाधुंध विकास हो रहा है, विकास जिसको हम बोल रहे हैं, सब लोग वहीं चले जा रहे हैं। तो शहर कैसे होते जा रहे हैं? तो
विकास का मतलब शहर में आना है क्या? विकास का मतलब जंगल केंद्रित विकास नहीं हो सकता क्या? ऐसा कोई मॉडल नहीं हो सकता क्या जिसमें जंगल में विकास हो? जंगल बढ़े, शायद अल्टरनेटिव मॉडल भारत को ही देना पड़ेगा। अभी तो हम यूरोपियन मॉडल पे चल रहे हैं, सारा यूरो सेंट्रिक मॉडल है विकास का, उसी पे जा रहे हैं और बर्बादी देख रहे हैं। इन सब चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि विश्व को अगर कुछ सीखना है तो शायद जनजातीय समाज से बहुत सारी बातें सीखना पड़ेगी। कैसी सामाजिक व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर देश के लिए किस प्रकार का संघर्ष किया है, इसको हम कहीं पढ़ाई में पढ़ाते नहीं। आजादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन हमारे कोर्स की पुस्तकों में अभी तक ये नहीं आ पाया कि बिरसा मुंडा कौन थे। छत्तीसगढ़ में रहते हैं लेकिन वीर नारायण सिंह के बारे में इतना जानते कि वो पहले क्रांतिकारी थे। कौन थे? आखिर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद ये क्यों कहा कि हमारे ज्यादा सिपाही भारत के जंगलों में मर रहे हैं, शहरों से ज्यादा सिपाही जंगलों में मर रहे हैं? कौन मार रहा था? तो हमारा पूरा आजादी का आंदोलन अगर हम देखें तो हमको ध्यान में आएगा कि जो जनजातीय प्रतिरोध था ये कभी बंद नहीं हुआ। वो क्षेत्र जिसको आज हम 5वीं अनुसूची का बोलते हैं, या वो बोलते थे अंग्रेजों के समय में कि ये एक्सक्लूडेड एरियाज है, ये पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया है, वास्तव में वो सब डिफीटेड एरिया है। कभी अंग्रेज जीत नहीं पाए। ऐसा कैसा इतिहास था, इसको हम कोर्स की किताबों में पढ़ नहीं पाते। वास्तव में ये बताने की जरूरत है। इसलिए हमारे महाविद्यालय में आने वाले विद्यार्थी जो जनजातीय समाज से आते हैं वो अपने आप को कितना इंफीरियर महसूस करते हैं। हम स्वयं अंदाज लगाते होंगे कि बैक बेंचर रहते हैं, पीछे बैठते हैं, इंफीरियरिटी इतनी रहती है। अगर उनका गौरव उनको याद रहेगा कि हम दुनिया को सिखा सकते हैं, हमारे हम ज्ञानवान समाज, हमको ऐसे गए गुजरे नहीं है जैसे अंग्रेजों ने बता दिया। भारत का इतिहास है, शबरी की याद आती है कि भगवान गए शबरी के यहाँ, तो हम सुनते नहीं है कभी कि भगवान से शबरी ने कुछ मांग लिया। ये जनजातीय भारत था। ऐसा ही हम जानते थे कि भगवान के सामने भी हाथ नहीं फैला सकता। शबरी ने कभी कुछ नहीं मांगा। भगवान आए, भगवान गए, उसको पता था भगवान है, लेकिन शबरी ने हाथ फैलाएगा भगवान के सामने। आज भी हम पूरे देश में देख सकते हैं कोई जनजातीय समाज के व्यक्ति भीख मांगते हुए नहीं दिखता, मजदूरी करते हुए दिखता है, गरीबी में दिखता है। 15-15, 17-17 साल की लड़कियां झारखंड और उड़ीसा से काम करने के लिए दिल्ली में जाती हुई दिखती हैं। कभी कोई भीख मांगता हुआ दिखता है क्या? हम देखें, भीख नहीं मांगता। कभी किसी जनजाति के भजन सुने, कभी कोई आख्यान सुने, कभी कोई पर्व उत्सव के दौरान होने वाली पूजाओं को देखे, एक लाइन भी ऐसी उसमें से नहीं आएगी कि मेरी ये मनोकामना पूरी कर। शहर में तो मंदिर में जाते इसलिए पास होना है, जल्दी शादी हो जाए, फलानी चीज मिल जाए। आप जनजाति आख्यानों को देखो, उसमें कभी भगवान से मेरे लिए मैं कुछ मांग रहा हूं ऐसे लाइन आएगी ही नहीं। सीखने की आवश्यकता है। ये शायद भारत का अध्यात्म है। भारतीय संस्कृति को हम बोलते रहते हैं, लेकिन आज इसको जी कौन रहा है? तो जीता हुआ जो समाज दिखता है वो भारत का जनजातीय समाज ही उसको जीता हुआ दिखेगा। हम बोल रहे हैं माता भूमि पुत्रों पृथ्वी, वेद का वाक्य बोल रहे हैं, ये भूमि मेरी माता और मैं इसका पुत्र हूं। पर बस्तर में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि बिना दवा खाई के कोई खा नहीं रहा। भूमि ने अन्न दिया है तो उसकी पहले पूजा होगी, उसके बाद ही खाएगा, बच्चा भी नहीं खाएगा। आमा पूजा जब तक नहीं होगी बस्तर में तब तक आम का कोई सेवन नहीं कर सकता। भूमि ने दिया है। तो भूमि को माता मानने वाला व्यवहार कर कौन रहा है? हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो शहर में सब बदल चुके हैं, हम लगभग आधे अंग्रेज हो गए। तो जो बातें भारतीय संस्कृति के मूल में है उस वैसा दिखने वाला, उसको जीने वाला समाज प्रैक्टिस में, आज प्रैक्टिस में दिखता है वो जनजातीय समाज। और देश के लिए लड़ने की बात आएगी तो हम पूरा इतिहास भरा पड़ा है। जब सब हाथ टेक देते तब खड़ा होने वाला समाज, जब सब हार मान जाते हैं कि अभी तो कोई इलाज ही नहीं दिख रहा, कहां से शुरू करें, तब शुरू करने वाले लोग। शायद 1772 में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया, कि उसके पहले तो कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई जीत ली थी उन्होंने, पर कंपनी थी। कंपनी तो कोई राज्य कर नहीं सकती थी, इसलिए बंगाल के नवाब को बिठाया रखा उन्होंने, केवल टैक्स वसूली करते रहे। 1772 में पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग आ गया भारत में, ऐसा मान सकते हैं। अब इनसे लड़ने वाले लोग कौन थे?
तो बंगाल प्रेसिडेंसी में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ तो पहले कुछ उदाहरण हम देखेंगे, ध्यान में आएगा कि सबसे पहले लड़ने वाला तिलका मांझी था। भागलपुर के पास के राजमहल की पहाड़ियों पे ये विद्रोह खड़ा हुआ, पहाड़िया विद्रोह। अपने कुछ साथियों को लेकर 1780 में तिलका मांझी ने विद्रोह शुरू कर दिया। हम विद्रोह बोल रहे, वास्तव में प्रतिरोध था। ऐसे लोगों से प्रतिरोध जिनके सामने मुगल सत्ता हाथ टेक चुकी थी, जिनसे अवध के नवाब हार गए थे, जिनसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लेकर आगे के सब हार गए, मीर कासिम तक हारते चले जा रहे। लड़ने की किसने ठानी? बंगाल से लोग पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, मर रहे थे अकाल के कारण। लड़ा कौन? तो पहला लड़ने वाला नायक दिखता है तिलका मांझी। वो लड़ा, मतलब लड़ा कैसा? तो वहां के सर्वोच्च जो अंग्रेज अधिकारी थे, अगस्टिन प्रिंगलैंड, इनकी हत्या कर दी थी तिलका मांझी। अब ये कितना बड़ा अंग्रेजों के लिए सबक था कि जिनके सामने कोई सेना खड़ी नहीं रही, उसके सामने एक ऐसा आदमी जिसने आधी धोती पहन रखी है, पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे, वो चुनौती दे रहा है हमारे कलेक्टर की हत्या कर दी। तो उस समय तो कलेक्टर नहीं बोल सकते थे उसको, लेकिन वो जिला का काम देख रहा था पूरे। कितना गुस्सा होगा, और वो गुस्सा कैसे निकला होगा? तो 1885 के 11 सितंबर को तिलका मांझी को गिरफ्तार किया उन्होंने जंगल से। तो तिलका मांझी को 4 घोड़ों पे पीछे बांध के घसीटते हुए ले गया 40-50 किलोमीटर। क्या गुस्सा होगा, क्या न्याय था, जिस न्याय का ढिंढोरा पूरी ब्रिटिश सरकार पीटती देती कि बड़े न्याय के आधार पर शासन करते हैं, दुनिया को हम मानवता सिखाने वाले हैं और दुनिया को सिविलाइज करने का सारा ठेका हमने ले रखा है। उन्होंने तिलका मांझी को केवल घसीटते हुए लेके आया, ऐसा नहीं, पूरे भागलपुर को इकट्ठा किया और भागलपुर के बीच चौराहे पे बढ़ के पेड़ पे लटका के फांसी दी। नो अपील, नो वकील, नो दलील। आज संथाल समुदाय के लोग गाते हैं गीतों में कि हम देख रहे थे तिलका कि तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जिस पे खून नहीं बह रहा, लेकिन ऐसे में भी तुमको बढ़ के पेड़ पे लटका दिया फांसी पे। हम देख रहे थे, तुम्हारी आंखें तक लाल हो गई थी, लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि तुम्हारी आंखें लाल थी पर झुकी हुई नहीं थी, घूर के अंग्रेजों को देख। ये स्वाभिमान। तो शुरू करने वाले लोग जनजाति समाज से थे अंग्रेजों के खिलाफ, और ये संघर्ष रुका नहीं गई, निरंतरता थी। मतलब एक जाता था, दूसरा आता था। बुद्धू भगत आ गए, पूरा अरकोल विद्रोह हो गया झारखंड में। लड़ता था तो अकेला नहीं लड़ता था, सब साथ लड़ते थे। कम्युनिटी लाइफ जिसको बोलते हैं। हमारा जीवन तो एकदम व्यक्तिगत होता जा रहा है। हम कोई भी जनजाति समाज का विद्रोह देखें या प्रतिरोध देखें, लड़ाई देखें, तो विदेशी शासन से जब लड़े हैं तब एक नेता है, पर खड़ा सारा समाज। वीर बुद्धू भगत ने जब गुरिल्ला प्रणाली से युद्ध करना शुरू किया, अंग्रेजों को परेशान किया, कुछ दिनों बाद उनके गांव को जब घेरा अंग्रेजों की सेनाओं ने, तो गांव भर के लोग लड़े। बुद्धू भगत का पूरा परिवार उसमें शहीद हुआ। मतलब परिवार शहीद होने, लड़ते लड़ते मरे कौन? तो बुद्धू भगत गए उसमें, उनको गोली लगी। उनके 2 लड़के थे, हलधर और दिलधर, वो दोनों मारे गए। उनकी 2 लड़कियां थी, रुनिया और ढूनिया, वो भी मारी गई। भगत सिंह फांसी पे चढ़े होंगे, लेकिन उस परिवार के अकेले ही थे। चंद्रशेखर आजाद की चिंता थी कि मैं परिवार से तो अकेला हूं, लेकिन समाज के लोग भी जाग नहीं रहे, हम कुछ ही क्रांतिकारी है, सब साथ क्या है। ये चिंता बुद्धू भगत या बिरसा मुंडा या सिद्धू कान्हू को नहीं थी, उनका सारा समाज साथ है, सब लड़ रहे थे। सिद्धू कान्हू तो जब खड़े हुए 1855 में 30 जून को, तो भगनाडीह गांव में अंग्रेजी रिकॉर्ड कहता है कि 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। इतनी बड़ी संथाल क्रांति उस पूरे क्षेत्र में हुई, जिसमें 1.5 वर्ष तक क्रांति चली। 30 जून 1855 से शुरू हुई, 1856 पूरा चला। हजारों लोग मारे गए। ये बात अलग है कि हम उनको नहीं पढ़ पाते। एक परिवार तो पूरा ही गया, सिद्धू कान्हू नेतृत्व कर रहे थे, दोनों शहीद हुए। उनके 2 और भाई थे, चांद भैरव, वो भी शहीद हुए। उनकी 2 बहनें थी, फूलो जानो, वो भी लड़ते लड़ते मरी 1.5 साल के अंदर। शायद झारखंड में लोग जानते होंगे कि फूलो जानो थी, बाकी देश में फूलो जानो नाम ही अपरिचित लगेगा, सिद्धू कान्हू ही अपरिचित लगता है। लेकिन कितनी बड़ी क्रांति थी कि जिसने ये बता दिया कि अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। 1855-56 की क्रांति भारत में संदेश दे गई, और इसलिए 1857 में हम देखते हैं कि एक बड़ी क्रांति पूरे देश में, अंग्रेजों से भी लड़ा जा सकता है, ये संदेश देने वाली संथाल क्रांति थी। और 1857 में जब शुरू हुआ विद्रोह,
अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनने भले ही पढ़ाया कि राजाओं का विद्रोह था, पर हम देख रहे थे भारत का जनजाति समाज कितने बड़े पैमाने पे लड़ा। जिस जगह पे हम बैठे वहां तो पहले ही क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह है। जो विंध्याचल जनजाति से आते, कोई बोलते कौन जनजाति से आते, एक जनजाति से। पड़ोस में उड़ीसा है, वहां सुरेंद्र शाह लड़ रहे थे, वो कौन थे? इधर पड़ोस में जबलपुर है, वहां शंकर शाह रघुनाथ शाह थे, उनको तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया, वो कौन समाज से आते थे? इधर जाएंगे तो बाबूराव शर्मा के थे, नागपुर के बाद में गढ़चिरौली में, वो लड़ रहे थे। झारखंड में जाएंगे तो नीलांबर पीतांबर थे, घेरवाड़ समाज से, वो लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश के उस कोने में चले जाएंगे इंदौर के आसपास, तो भील समाज के भीमा नायक थे, लड़े तो लड़े, गिरफ्तार हुए तो काला पानी की सजा हुई। मध्य प्रदेश से पहला काला पानी जाने वाला व्यक्ति भीमा नायक। लेकिन उसके गांव में भी बड़वानी में 10 साल पहले, 12 साल पहले जब कॉलेज का नाम रखा गया भीमा नायक महाविद्यालय, तो बड़वानी के लोग बोल रहे थे किस आदमी को ले आया, कौन है भीमा नायक? जो भीमा नायक 1857 के क्रांतिकारी थे, जिनको अंग्रेजों ने पकड़ के काला पानी की सजा दी और जिनका निधन पोर्ट ब्लेयर में ही हुआ। ऐसे भीमा नायक को उनके गांव के लोग नहीं जानते। कितने अनसंग है। खाजा नायक थे, वो लड़ रहे थे। हम जिधर जाएंगे जनजाति क्षेत्रों में 1857 के क्रांतिकारी जनजाति समाज के हमको मिल जाएंगे लड़ते हुए। केवल वीर नारायण सिंह तो हमको यहाँ दिखते हैं। ऐसा प्रतिरोध था। परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं। 1857 के प्रत्यक्ष ब्रिटिश रूल आया और नए नए प्रकार के फूट डालने के प्रयत्न किए। ये जो जनजाति समाज की इमेज बनी है, ये उसके बाद का डेवलपमेंट। उन्होंने जब ये देखा कि 1857 में इतने बड़े पैमाने पे लोग लड़ रहे हैं हमसे, जंगल जंगल में लड़ रहे हैं, इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया हाउस ऑफ कॉमन्स में। लेकिन किया क्या? तो उन्होंने कहा, बताना शुरू किया कि ये जो भारत का आदिवासी है ये क्रिमिनल है, ये अपराधी, उनसे लड़ रहा था इसलिए अपराधी है। ये हार मानता नहीं था कि संथाल क्रांति के बारे में जब बंगाल का इतिहास हंटर ने लिखा, तो हंटर ने लिखा कि संथालों के पास आत्मसमर्पण नाम का शब्द ही नहीं है। पूरा गांव मर गया, एक बूढ़ा बैठा हुआ था 70 साल का, वो वर्णन करते हुए लिखता है, उस झोपड़ी में जब गिरफ्तार करने के लिए 2 सैनिक गए तो उस बूढ़े ने भी एक का हत्या से मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, अंततः उसको मारना पड़ा। संथालों की डिक्शनरी में आत्मसमर्पण शब्द ही नहीं है, ये उसने लिखा। और साथ में ये भी लिखा कि संथालों का कोई इतिहास ही नहीं। मतलब किस प्रकार से भ्रमित किया। उन्होंने कहा कि ये जो ट्राइब है क्रिमिनल है, और इसलिए एक्ट बना दिया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1807। भारत में पहली बार लोगों ने सुना कि जनजातीय समाज क्रिमिनल है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट किसके लिए बना? तो इस जाति में पैदा हुआ बच्चा भी क्रिमिनल है। आज जो पैदा हुआ है उससे भी उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा कि वो क्रिमिनल है। आज भी लोग कहते हैं कि नहीं, नागाओं के बीच में मत जाओ, हेड हंटर्स है। कब से हेड हंटर्स हो गए नागा? हम तो ये पढ़ते हैं महाभारत में पांडव हो गए तो भीम की शादी हिडिंबा से हुई। घटोत्कच हुआ तो लड़ने के लिए महाभारत के मैदान में आया, तो वो ऐसा लड़ा कि कर्ण के पास जो अर्जुन के लिए सुरक्षित तीर रखा था वो भी उसको चलाना पड़ा घटोत्कच के ऊपर, तब अर्जुन बच पाया। और घटोत्कच का लड़का जब युद्ध के मैदान में आया तो कृष्ण ने उसको पहले ही बुला लिया, क्योंकि उससे पूछा कि भैया किसकी तरफ से लड़ोगे? तो उन्होंने कहा जो हार रहा होगा उसकी तरफ से। ये ऐसा समाज है, ये हारे का सहारा है। जो हारा उसको जिताएंगे तो पुरुषार्थ है। परीक्षा ली, देखा कि तो वास्तव में ही कमाल करेगा कौरवों की तरफ से, तो बाहर ही उसको कहा भैया तुम्हारा सिर चाहिए, सिर दिया। कृष्ण ने कहा कि भाई तुम कलयुग में पूछेगा, मेरे नाम से पूछे जाओगे। रायपुर में भी तो ये श्याम बाबा कौन है? ये बर्बरी के। तो लिखा गया है हारे का सहारा श्याम बाबा, जो हार रहा होगा उसका सहारा श्याम बाबा। हम तो इसी रूप में जानते थे। अंग्रेजों ने बताया कि क्रिमिनल है, नागा हेड हंटर्स है, भील जो है अपराधी है, भीलों के क्षेत्र में जाओगे तो जाओ मत, मार डालेंगे। बस्तर में जाओगे तो लोग अनसिविलाइज्ड है। पिक्चर वैसी बनाई, फिल्मों में जनजाति समाज को कैसा दिखा रहे हैं, जैसा आदिवासी फिल्मों में दिखता है वैसा कहीं आदिवासी नहीं दिखता। मैं एक विद्वान से चर्चा कर रहा था तो उसने कहा हो सकता है अमेरिका वगैरह में रेड इंडियंस वगैरह से होंगे। तो मैंने कहा जब रेड इंडियंस बैठते होंगे ना कि अपने ऐसा कोई नहीं दिखता, वो सोचते होंगे भारत के आदिवासी शायद जैसा होगा, वो दिखा रहे हैं फिल्मों में। तो फिल्मों में आदिवासी पत्ते वत्ते लपेटा हुआ है, आपके सामने नाच रहा है, गलती से कोई पहुंच गया तो किसी को मारा न मार दे ऐसा डर है, तो इसको ही आग पे सेक के तो नहीं खा जाएगा, मानव भक्षी तो नहीं है।
इस प्रकार की एक छवि बनाने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि इस छवि का असर आज भी भारत में दिखता है। आज भी मंचों से हमको सुनने को मिलता है कि मुख्य धारा में समाज को लाना है। तो मुख्य धारा कोई अलग है और वो कोई अलग है क्या, कि वो धारा ही मुख्य है, हम गलत धारा में आए, हम यूरोपीय धारा में आए कुछ कुछ। तो जो मुख्य धारा थी उसको ही उन्होंने बता दिया कि ये मुख्य धारा नहीं है, तो कोई अलग है, आप कुछ अलग हो, ये बताना शुरू कर दिया। और केवल इतना ही नहीं किया, तो ये समाज को कमजोर करना चाहिए, इसलिए 1863 में फॉरेस्ट एक्ट बना दिया, जिसके तहत सारे जंगल के अधिकार सरकार के ऊपर। जिस जंगल के ऊपर जनजातीय समाज की आजीविका टिकी थी, जिस जंगल को पूछते थे, जिस जंगल को और व्यक्ति और प्रकृति जहां अभिन्न है, अलग अलग नहीं मानी जाती, उस जंगल में घास काटना और पत्ता तोड़ना भी अपराध हो गया। आप अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। वो समाज खेती तो करता है, जूट कल्टीवेशन का हम सब जानते हैं, थोड़ा बहुत खेती करता है, ज्यादा निर्भरता जंगल के ऊपर थी। असुर लोग लोहा बनाते थे तो खनिज लाते थे, अब खोद नहीं सकते, पत्ता ही तोड़ना मुश्किल था, घास काटना ही मुश्किल था, खनिज खोदना तो बहुत मुश्किल था। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती कैसे, जो ज्ञान था उसको समाप्त करने के, ढका के, मलमल के बनाने वालों के अंगूठे काटे, पर यहाँ तो सब कुछ ही छीन लिया। सारी ज्ञान परंपराएं गायब करने का पूरा प्रयत्न हुआ, आजीविका पे संकट खड़ा हो गया। लेकिन समझा किसने? क्या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ये नारा दिया गया कि आजादी की पहली किरण के साथ हम जमींदारी प्रथा करके सारे किसान जहाँ खेती कर रहे हैं उनके नाम से जमीन कर देंगे? पर इस बात को समझने में कितने साल लगे कि जंगल के अधिकार वहां के लोगों को देना। समझने में दिए तो है ही। वास्तव में 1950 में संविधान बनने के साथ जैसे जमींदारी प्रथा समाप्त हुई भारत में, सब खेतों पे खेती करने वाले किसानों के नाम से उनकी जमीन कर दी गई, जमींदारों के सब अधिकार खत्म किए। वैसे क्या सारे सरकारों ने नियम बना के जंगल के अधिकार जनजातियों को नहीं सौंपने थे? 5000 10,000 साल का इतिहास देखेंगे तो यही दिखता है कि उसके ऊपर उनका ही अधिकार था, तो ही जंगल सुरक्षित था। भगवान राम भी गए तो हम तो यही पढ़ते हैं ना कि निषाद राज से अनुमति ली उन्होंने कि मेरे को वनवास मिला है, मैं आपके राज्य में रहने वाला हूं, मुझे अनुमति चाहिए। महाभारत में भी यही दिखता है कि विराट क्या था, जनजाति राजा था। हिडिंबा कौन थी? नागालैंड की रहने वाली जनजाति समाज से आती थी, उनके राज्य थे। केवल इतना ही थोड़ी था, 1947 में जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी प्रयत्न किया और सारे राजाओं को भारतीय संघ में विलय करने का कहा, तो 534 रियासतों में से 150 से ज्यादा रियासतें जनजाति है। 1947 में राज्य जनजातियों के पास थे, तो राजा थे भैया, हम क्या समझ रहे हैं। भोपाल में स्टेशन बना, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए 4 साल पहले, हबीबगंज था। उन्होंने कहा कि भोपाल में कोई जनजाति राजा रहेगा? 200 साल पहले रानी कमलापति थी, 200 साल पहले भोपाल क्या राज्य ढूंढो क्या, रानी कमलापति स्टेशन बनाया, तो भोपाल के लोग बोलते हैं कि रानी कमलापति कौन है? मतलब 200 साल पहले की रानी को भूल गए। नागपुर के बारे में जब पढ़ते हैं कि नागपुर की स्थापना किसने की, तो देवरी के गोंड राजा भक्त बुलंद शाह ने नागपुर नगर को बसाया। बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये लगभग औरंगजेब के समकालीन है, 400 साल पहले की बात होगी। 400 साल पहले नागपुर बसाया। हम ये जरूर पढ़ते हैं कि मुंबई अंग्रेजों ने बसाया, हम ये जरूर पढ़ते हैं कि कोलकाता अंग्रेजों ने बसाया, पर हम कभी ये नहीं पढ़ते कि नागपुर किसने बसाया, हम कभी ये नहीं पढ़ते कि रायपुर किसने बसाया। तो ये कोई जंगल में रहते थे ऐसा नहीं था। भारत में बहुत सारे नगरों को बसाने वाले जनजाति रहते, और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो संघर्ष है वो किस प्रकार का था ऐतिहासिक। तो 1857 के बाद भी लगातार चला रहे, तो यानी निराशा। 1857 के बाद क्या सारे क्रांतिकारियों को सरेआम फांसी दे दी गई, दबा दिया गया, क्रांति कितना कुचला होगा कि आखिरी में आके 35 साल बाद उनको ही कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी। हम एक स्थापना भी नहीं कर पाए, एक मंच उनने ही बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कितनी निराशा, तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने लिया, और कांग्रेस के शुरू के अगर 7 अधिवेशनों को हम देखें तो उसकी शुरुआत यहाँ से है कि अंग्रेजी राज्य अमर में स्वराज्य शब्द प्रयोग करने में कांग्रेस को 1905 आ गया, स्वदेशी 1904 में आया। तो शुरू के 10-15 साल तो कांग्रेस ही बोल रही थी अंग्रेजी राज्य अमर है, अंग्रेज रहेंगे तो ही ठीक चलेगा, हमको नहीं चलाते आएगा, महारानी विक्टोरिया की जय। ये कांग्रेस के अधिवेशनों के निराशा किस लेवल की होगी? इस समय भगवान बिरसा मुंडा का जन्म,
इस निराशा के काल में 1875 15 नवंबर को उलियातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म। 25 साल जिए, 25 साल भी पूरे नहीं किए। अगर बिरसा मुंडा जी का जीवन हम पढ़े तो 24 साल 9 महीने का जीवन है कुल मिला के। पर जीवन किस प्रकार का है, कैसा एक सामान्य आदमी अपने समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त करता है। हम सारे जनजातीय महापुरुषों को भगवान बिरसा मुंडा में देख लेते हैं, और इसलिए आज जब जनजातीय अस्मिता की बात चलती है तो बरबस ये चेहरा ध्यान में आता है, शायद भगवान बिरसा मुंडा का रहता है। जनजातीय समाज में जितने प्रकार के विधि में महापुरुष हुए होंगे, हम देखते हैं कि वो सारी बातें भगवान बिरसा मुंडा में दी जाती है। वो समाज सुधारक भी थे, वो अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा करने वाले व्यक्ति भी थे। तुमने देखा तो बिरसाईयत पंथ की स्थापना की, वो धार्मिक उपदेश भी लोगों को कर रहे थे। जरूरत पड़ी तो वहां का जो पारंपरिक ज्ञान है, वो जड़ी बूटियों का ज्ञान होगा, वो मंत्र तंत्र का ज्ञान होगा, वो सीखकर लोगों को ठीक करना, सेवा कार्य करने वाला बिरसा मुंडा भी भगवान देख रहे थे, लोग देख रहे थे। इसलिए मुंडा लोग उनको भगवान ही मानते थे। और आखिर में हमने देखा कि जब इन सब चीजों में अड़चन अंग्रेजी शासन की तरफ से आई, तो उसके खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा भी देखी गए 8-10 सालों में, क्योंकि 15-16 साल से उन्होंने शुरू किया। और केवल इतना ही नहीं, तो परंपरागत न्याय व्यवस्था जो जनजातीय समाज में है, उसका अधिकार हमको मिलना चाहिए। इसके लिए अंग्रेजों से लड़ने वाले बिरसा मुंडा, हमारी जमीनों की रक्षा होना चाहिए, इसके लिए लड़ने वाले बिरसा मुंडा। मतलब केवल जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं, तो संस्कृति के विभिन्न जो पहलू है, उनका हमारे यहाँ न्याय जो दिया जाता है, वो मानकी मुंडा प्रथा से हम न्याय देते हैं लोगों को, वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। हम अंग्रेजों के कोर्ट में नहीं जाएंगे, उसकी आदत नहीं है हमको। विभिन्न पहलुओं पे अंग्रेजों से लड़ते हुए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए, समाज सुधार करते हुए, अपने लोगों की ठीक करने के लिए सेवा कार्य करते हुए, और प्रत्यक्ष क्रांतिकारी के रूप में भगवान बिरसा मुंडा दिखते हैं। वैसे निराशा के काल में ठीक है, पूर्व के क्षेत्र में बिरसा मुंडा हुए, तो पश्चिम में गोविंद गुरु हुए। अब वो गोविंद गुरु जो भक्ति आंदोलन चलाने के लिए भीलों के अंदर घूम रहे थे, सती सुरपाल दास के बाद उनकी दयानंद सरस्वती से 1880 में भेंट हुई बांसवाड़ा में, और उनका जीवन बदल गया। उन्होंने भक्ति से देवी भक्ति शुरू कर दिया। भील भजन गा रहे थे, भुरेटिया थारी नहीं मानू। भुरेटिया मतलब भूरे रंग के अंग्रेज, तो भीली भाषा में भुरेटिया बोलते थे। तो पूरा भजन में भुरेटिया थारी नहीं मानू रे नहीं मानू, ये गाते हुए गांव-गांव में आंदोलन चल रहा था। भील इकट्ठे हो रहे, तो भीलों ने अंग्रेजों की मानना बंद कर दी। केवल अंग्रेजों की नहीं, अंग्रेजों के जो जमींदार थे, जो उनके ठिकानेदार थे, जो राजा महाराजा थे, उनकी मानना बंद कर दी। हड़कंब गया, क्या हो गया, गांव के लोग कुछ मान नहीं रहे, शिकार करने जाते तो साथ नहीं देते, लगान दे नहीं रहे, खेती कर रहे हैं तो कुछ भी साथ नहीं दे रहे। पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों तक बात पहुंची, और ये आंदोलन इतना बढ़ा। और उस भजन को अगर हम सुनेंगे, भुरेटिया थारी नहीं मानू, तो उसमें भारत का पूरा वर्णन है। हम बोलते हैं कि ये कोई देश के लिए वर्णन नहीं, देश के लिए कोई संघर्ष नहीं था, ये तो अपने जल जंगल जमीन की थोड़ी बहुत तकलीफें थी, उसके लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने तो ऐसा ही लिखा। लेकिन हम वो भुरेटिया थारी नहीं मानू भजन सुनेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि पूरे भारत का वर्णन है, भारत के लिए लड़ रहे थे लोग। और कैसे लड़ रहे थे, तो 1913 में जब मानगढ़ में पूर्णिमा के दिन लोग इकट्ठे होने वाले थे, तो अंग्रेजों ने चेतावनी दी कि इकट्ठे होना नहीं है मानगढ़ की पहाड़ियों पे, मारे जाओगे, गिरफ्तार कर लिए जाओगे। लेकिन भील थे कि मानने को तैयार नहीं। जलियांवाला बाग सुना होगा, जनरल डायर था, रास्ते बंद कर दिए, बिना वार्निंग के गोलियां चला दी, लोग भाग नहीं सकते थे, दीवारें ऊंची ऊंची थी, कुएं में कूद गए, मर गए सैकड़ों लोग। जलियांवाला बाग हम सब सुनते हैं, लेकिन मानगढ़ में भागने के रास्ते थे, पहले से वार्निंग थी, आना नहीं है। सेना चलती हुई दिख रही थी, पहाड़ी रास्ता था, एक ही रास्ता है चढ़ने का आज भी, उसी से अंग्रेजों की सेना चल रही थी, खच्चरों पे तोप रखी थी, कंधों पे बंदूकें थी, उसी रास्ते से भीलों की टोलियां चल रही थी भजन गाते हुए। डर नहीं लग रहा। 4 लाख राउंड फायर इशू हुए, ये बताता है डॉक्यूमेंट। 2 लाख राउंड फायर जमा हुए, 2 लाख राउंड फायर चले, वार्निंग दी गई, कोई भागने को तैयार नहीं, कोई नहीं भागा। अंग्रेजी रिकॉर्ड जो वहां लिखा हुआ है, 1751 लोग मारे गए, सामूहिक रूप से 1751 लोग मारे गए। ये जलियांवाला बाग से बहुत बड़ा आंकड़ा है। जलियांवाला बाग अंग्रेजों की कायरता दिखाता है, अंग्रेजों की क्रूरता दिखाता है, लेकिन मानगढ़ की पहाड़ियां बताती है भीलों की वीरता, भीलों की देशभक्ति।
जिसने ऑर्डर दिया कि गोलीबारी बंद हो। उस अंग्रेज अधिकारी ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जब मैंने देखा कि एक माँ को गोली लगी है और उसका गोद में बच्चा है, वो उसका दूध अभी भी पी ही रहा है, माँ मर चुकी है, ये दृश्य देख के मैं द्रवित हुआ, मैंने गोलीबारी बंद की। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या बच्चे अंग्रेजों की गोलियां सीने पे सहन करने को तैयार थे। लेकिन शायद मानगढ़ की पहाड़ियां ये आज भी पार्ट हो रही है। प्रधानमंत्री जरूर धूलिवंदन करके आए अभी 6 महीने पहले, लेकिन हम में से अधिकांश लोग शायद मानगढ़ को नहीं जानते होंगे। नागालैंड का भी कोई इतिहास होगा ये हम नहीं जानते होंगे। जादोनाम 1930 में जब सविनय अवध के आंदोलन चल रहा था, खड़े हुए नागालैंड में, गांधी जी से मिलने की इच्छा है, महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं गए, लेकिन जादोनाम मणिपुर की पहाड़ियों पे कह रहे थे महात्मा गांधी की जय और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने की बात कर रहे थे। उनको पता है सिलचर में महात्मा गांधी आने वाले, पैदल पैदल सिलचर है। महात्मा गांधी तो गए नहीं थे वहां, बिना भेंट किए गए, आंदोलन छेड़ा, जादोनाम को पकड़ा गया और फांसी की सजा हुई 1931 में। पर आंदोलन यहाँ रुका नहीं। जादोनाम की 15 वर्ष की बहन गाइडिंग ली, इसने आंदोलन का नेतृत्व किया और 2000 नागाओं की खोज लेके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। 1.5 वर्ष तक लड़ती रही। 1.5 वर्ष के बाद जब रानी गाइडिंग गिरफ्तार हुई तो उनको इम्फाल की जेल में रखा गया, गुवाहाटी की जेल में रखा गया। अगले 17 वर्ष वो जेल में रही है, 1947 तक। आप अंदाज लगा सकते हैं, 17 साल की लड़की गिरफ्तार हुई है और 12, 13, 14 साल बाद छूटी है। मतलब 1931-32 में गिरफ्तार हुई, 32 में गिरफ्तार हुई है, 47 में छूटी है। पूरी जवानी जिस लड़की ने अपनी जेलों में निकाल दी, हार नहीं मानी, माफी नहीं मानी। और जब जेल से बाहर आई तब समाज सेवा में लगी। ठीक है, भारत सरकार ने 1985 के बाद उनको पद्म विभूषण दिया, इतने देर से दिया लेकिन दिया। लेकिन क्या रानी गाइडिंग ल्यू को हम जान रहे हैं? तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां हम देखेंगे वह जनजातीय समाज लड़ता हुआ दिखता है। और अंग्रेजों से नहीं, वार्ता में लड़ता। जब जरूरत पड़ी तब लड़ा, जब सबने हाथ टेक दिए। अकबर के समय में लगभग मुगल सल्तनत के सामने देश के राजा संधि प्रस्ताव लेने में गौरव की अनुभूति कर रहे थे। हम सुनते राणा प्रताप ने, लेकिन राणा प्रताप से 8 साल पहले रानी दुर्गावती ने, हमारे क्षेत्र की मौन रानी थी, लेकिन रानी दुर्गावती को नहीं जानते। राणा प्रताप को नहीं जानना चाहिए भी नहीं बोल रहा, लेकिन रानी दुर्गावती को भी जानना चाहिए। राणा प्रताप को प्रेरणा अगर दी होगी दुर्गावती ने दी होगी, दुर्गावती को राणा प्रताप ने तो नहीं दी, क्योंकि उनके पहले हुई 8 साल पहले। हल्दी घाटी का युद्ध 1572 में हुआ है, लेकिन ये जो अकबर का संघर्ष दुर्गावती से हुआ है वो 8 साल पहले का, 64 का ही है। लेकिन रानी दुर्गावती को कितने लोग जानते हैं? आज जन्म को 500 साल पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की तो क्षेत्र था पूरा, गोंडों का इलाका है। कितने लोग जानते हैं रानी दुर्गावती? ऐसे समय पे लड़ी जब सारे राजा भारत के अकबर की शरण में जा रहे थे। मुगल सल्तनत के यहाँ केवल शरण में जाना, संधि करना इतना नहीं, तो आमेर के राजा ने अपनी लड़की अकबर को दी। और ये सिलसिला चला तो सारे सेनापतियों की लड़कियां, पत्नियां राजपूत होने लगी। ये रुकने का काम किसने किया? तो पहले रानी दुर्गावती ने कहा। क्या संदेश रानी दुर्गावती के पास में? मालवा जीत गया बाज बहादुर से अकबर, तो मालवा से सिपाही गोंडवाना गई थी। तो रानी दुर्गावती के पास भी संदेश आया कि हम आप पे हमला करना नहीं चाहते, आप संधि कर लीजिए। रानी दुर्गावती को पता था मुगल सेना बहुत बड़ी सत्ता है, लेकिन रानी दुर्गावती का जवाब क्या था? शर्त कितनी थी? आप संधि केवल, हमको बाकी चीजें नहीं चाहिए, आपका राज्य जंगल पहाड़ों का, हम करना भी जानते हैं। मुगल तो मैदानों के राजा हैं, वो मैदान में ही कर सकते हैं। पहाड़ जंगल में हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है राज्य करने में, पर आप हमसे संधि कर लीजिए, हमारे अधीनता स्वीकार कीजिए, राज्य आप कीजिए। शर्त क्या रखी कि आपका उस हाथी एक विशेष वो हमको दीजिए, और आपका जो मंत्री आधार सिंह है उसको मुगल दरबार में भेज दीजिए। बस 2 शर्त है। रानी दुर्गावती का उत्तर क्या था? दुर्गावती का उत्तर वही था जो 8 साल बाद महाराणा प्रताप। विदेशियों के सामने सिर झुकाने से अच्छा रहेगा हम युद्ध क्षेत्र में वीरगति को करें। देखते रानी दुर्गावती लड़ी, एक समय ऐसा, एक बार जीत गई, दूसरी बार फिर आक्रमण हुआ असफका के द्वारा। एक समय ऐसा आया कि अब जीतना मुश्किल है, सेना अधिकांश मर चुकी है, हमला हो रहा है, तीर आया, आंख पे लग गया रानी दुर्गावती। अब शत्रु के हाथों नहीं मरना है तो महावत को कहा तुम तलवार उठाओ मेरी गर्दन काट दो। महावती कर नहीं सकता था, हाथ जोड़ लिए मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर स्वयं कटार निकाली, अपने पेट में रोक दी। शत्रुओं के हाथ नहीं मरूंगी।
रानी झांसी के इस संकल्प को हम याद रखते हैं, पर रानी दुर्गावती को याद करते हैं क्या इसके लिए? ये इतिहास। राणा प्रताप लड़े तो अधिकांश राजपूत तो अकबर के साथ थे। अकबर की तो हिम्मत नहीं थी राणा प्रताप के सामने हल्दीघाटी के युद्ध में। सेनापति तो मानसिंह था, जयपुर का सवाई मानसिंह। सामने राजपूत सरदार थे राणा प्रताप के, सब चाहते थे राणा प्रताप लड़े, लेकिन थे सब अकबर के साथ। राणा प्रताप के साथ कौन थे? राणा प्रताप को तो चित्तौड़ छोड़ के जंगल जाना पड़ा गोगुंदा के, और गोगुंदा के जंगलों में हम सब जानते हैं कि पुंजा भील ने चट्टान पे बिठा के राणा प्रताप का राज तिलक किया। राणा चिंता मत करो, भील साथ वर्णन पढ़ लो हल्दीघाटी के युद्ध का। राणा प्रताप को युद्ध का मैदान 3 घंटे बाद छोड़ना पड़ा क्योंकि चेतक का पैर कट गया। राणा प्रताप युद्ध का मैदान छोड़ के गए, लाखों की मुगलों की फौज थी, ये 10,000 लोग भी नहीं थे। लेकिन हल्दीघाटी का युद्ध यही कहता है कि युद्ध अनिर्णय रहा, मुगल जीत नहीं पाए। कारण क्या था? युद्ध घाटी में हो रहा था, जंगल में हो रहा था। भीलों के तीरों के आगे मुगलों की सेना टिक नहीं पाई। ठीक है, हम युद्ध नहीं जीते, लेकिन जीतने नहीं दिया। सेनापति मैदान छोड़ के जा चुका था क्योंकि संभव नहीं था, लेकिन युद्ध नहीं जीत पाए मुगल। आगे जाके राणा प्रताप ने सबकी सहायता से पूरे चित्तौड़ पे वापस राज्य किया, फिर कब्जा किया। पर राणा प्रताप का साथ देने वाले कौन थे, लड़ने वाले कौन थे? तो ज्यादा लड़ने वाले भील थे। बाकी समाज साथ था राणा प्रताप को, लेकिन लड़ने वाले कौन थे? तो जंगल में भी साथ दिया, युद्ध में भी साथ दिया। तब राणा प्रताप खड़े हुए। हम बोलते हैं कि देश के स्वाभिमान के प्रतीक राणा प्रताप है। तो गीत गाते हैं, गूंज उठी थी हल्दीघाटी घोड़ों की उन तापों से, और भीलों की एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। तो भीलों की सेना थी। वास्तव में हमको इस इतिहास को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जनजातीय होने का गौरव लोगों में जगेगा। और जो गैर जनजातीय हमसरी के लोग हैं, उनमें जनजातीय राज्य में रहने का गौरव जगेगा। तब कहेंगे छत्तीसगढ़िया सबसे बड़ी है। क्यों है छत्तीसगढ़ श्रेष्ठ? तब हमको जब इस बात का गौरव जगेगा कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग थे, तब ध्यान में आएगा। तो छत्तीसगढ़ छोड़ने की बात नहीं करेंगे, पिछड़ेपन की बात याद नहीं आएगी। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की रक्षा की। हम उन लोगों के बीच में रहते हैं। हम वो राज्य में रहते हैं जिस पूरे राज्य से भगवान राम गुजरे हैं, यहीं से इकट्ठे करते हुए गए, और यहीं से उनको मार्ग मिला है असुरों को समाप्त करने का। अगर वन गमन पथ देखेंगे राम का, तो चित्रकूट से शुरू हो गया और पंचवटी तक जाता है, बीच में पूरा छत्तीसगढ़ है। तो वास्तव में जनजातीय समाज का गौरव कैसा है, किस प्रकार का ज्ञान वहां पर है, किस प्रकार की आध्यात्मिक परंपराएं वहां पर है, कैसा सामाजिक जीवन है जिसको कम्युनिटी लाइफ बोलते हैं। हम बोलते जरूर है कि डेवलपमेंट मॉडल विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पर हम कम्युनिटी हैं क्या? हम तो अकेले हैं। कम्युनिटी कैसी होती है? आप जनजाति में जाके देखिए, एक व्यक्ति अगर गांव का परेशान है तो वहां कोई ना कोई ऐसी प्रथा मिल जाएगी कि बिना कुछ लिए कि उसकी मदद करेंगे। हम इनके पास ही बैठे थे, विजय जी शर्मा के पास जब मिलने गए थे कि आपको कार्यक्रम में आना है, तो उन्होंने कहा था पहले हमारे गांव में कैसा होता था कि कोई भी आता चले भाई हमारे मेरे छत पे जरा कवेलू करना है, तो गांव के लोग सब सहायता करते थे, सब चले जाते थे। अरे वो मेरे खेत का काम नहीं हुआ तो सब उसके खेत का काम करवा देते थे। वही बोल रहे ये कम्युनिटी आज भी ऐसा जीती हुई दिखती है। हलवा है, हलवा प्रथा क्या है तो उसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो यही आएगा कि जब कोई व्यक्ति ऐसी परेशानी में फंस जाता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा के भी उस परेशानी से नहीं निकल सकता, तो वो हलवा बुलाने का अधिकारी है। हलवा बुलाएगा तो क्या होगा? तो वो बोलेगा कि मेरे यहाँ हलवा है, मतलब क्या है? सब लोग आएंगे और उसको उस परेशानी में से निकाल देंगे। ये सामाजिक परंपरा है। अब इसकी आवश्यकता सबको नहीं है। शहर में आत्महत्या बंद हो जाएगी। आदमी इसलिए आत्महत्या करता है कि मेरे को बता ही नहीं पड़ा किसी को। कम्युनिटी जीवन खत्म हो गया ना। मैं अपनी तकलीफ अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहा हूँ, मैं अपनी तकलीफ अपने प्रोफेसर को नहीं बता पा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? हॉस्टल के कमरे में फंदे पे झूल रहा हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। आप डिप्रेशन, आत्महत्या ऐसे शब्द वहां देखेंगे क्या? तो जो भारत की मूल स्वभाव है उसको जीते हुए लोग दिखेंगे। ऐसी प्रथाएं सब दूर दिखेंगी। जंगल को बचाने के लिए प्रथाएं दिखेंगी। पूरी कम्युनिटी मिलकर किस प्रकार से लोगों की मदद करती है, कैसे संकट में से निकालती है, ऐसी सामाजिक प्रथाएं दिखेंगी। आपको ऐसा न्याय शास्त्र दिखेगा
जो भारत की अदालतों में संभव नहीं है। वहां एक दिन में न्याय भी मिल जाएगा आदमी को और बाद में झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। दो गांवों का झगड़ा है तो उनको न्याय भी मिल जाएगा और दो गांव फिर पहले कैसे हो जाएंगे। आज जीते हुए दिखते हैं, अभी भी चलता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। ये सब गांवों में दिखेगा जिसकी मांग उन्होंने की बिरसा मुंडा। आज सिंहभूमि के क्षेत्र में तो अदालतों में विल्किंसन रूल चलता है अभी। भारतीय संविधान इस न्याय व्यवस्था को अनुमति देता है, पर क्या हमारे न्याय शास्त्र के लोग जनजातियों की न्याय व्यवस्था को समझते हैं क्या? अभी मुंबई में बैठे थे तो एक रिसर्चर ने बोला कि मैं बेगांव के बीच में गया था, तो न्याय देना ये बहुत बड़ी बात नहीं हमने कहा। न्याय के लिए कानून बनाना बहुत बड़ी बात। हमारे इतने क्लिष्ट कानून बनते हैं कि उसको समझने के लिए वकील ही लगता है, इंजीनियर को नहीं समझता। वहां गांव में ऐसा कानून बनता है जो लोगों के हित में। उन्होंने बेगा समाज के बीच में मैं गया था तो पंचायत बैठी, क्या तो उसको न्याय चाहिए था, क्या समस्या क्या हो गई? पुलिस ने बेगा समाज छोड़ के शादी कर ली थी, तो जाति से बाहर कर दिया। अब जाति से बाहर कर दिया पर थी उस गांव में, उसका लड़का हो गया तो इनके बीच में ही खेल रहा है, कूद रहा, बड़ा हो रहा है, बेगा जैसा ही है वो। अब पर है जाति से बाहर। अब इसकी शादी की नौबत आ गई है। इसकी शादी होना तो बेगांव में ही है, पर न्याय अनुमति दी जाए तो रास्ता निकालो। तो उनने रास्ता निकाला। सबने बैठ के क्या निर्णय किया? सबने बैठ के निर्णय किया कि भाई एक काम करते हैं कि 3 महीने के लिए इसको तलाक लेने के लिए तलाक ले लें। तो ये तलाक लेंगे तो उसको हम वापस समाज में शामिल कर लेंगे, इसके लड़के की शादी हो जाएगी, फिर वापस चले जाएंगे, फिर शादी करके करते हैं तो बच्चे का हाल हो जाएगा। अब कितना सामान्य से कानून बना दिया। तो ऐसे जीते हुए लोग हमको दिखेंगे जो कानून जमीन में से निकलता है। सामान्य छोटी छोटी बातों पे अदालतों में फैसले ही नहीं आ रहे। इतने कठिन कानून हमने बना दिए कि छोटे छोटे बस्तर में अधिकांश लोग इसलिए अंदर है कि उनको कोई वकील ही नहीं मिला और कोई कारण नहीं। तो ये भी कोई कारण है क्या? तो न्याय कैसे देना? आज मैं विल्किंसन रूल की बात कर रहा हूँ। विल्किंसन ने कोडिफाई किया, इसलिए विल्किंसन के नाम से हो गया। प्रथा क्या है? तो कोई भी केस जब सिविल मामलों का न्यायालय में आता है वहां, तो न्यायाधीश जो होता है वो 3 गांव के जो न्यायालय प्रमुख है उनको बुलाता है, इसका गांव छोड़ दो, और उनको बोलता है कि आपकी प्रथा के अनुसार इनको न्याय दीजिए, आप बैठ के इनका निर्णय कीजिए। निर्णय होने के बाद सब सहमत अगर दोनों पार्टी आ जाती तो कोर्ट में आइए, उसको कोर्ट में बता देगा। ये चलता है अभी भी में। पर क्या न्याय शास्त्र के लोगों को हमारे जनजातियों के बारे में देखने का दृष्टिकोण है क्या? उनकी पूजा देख के वो देखता है कि भाई क्या भाव से वो पूजा कर रहा है, पर हमको क्या दिखता है? शराब चढ़ रहा है। हमारे देखने की दृष्टि का दोष है। किस भाव? भगवान भाव का भूखा है, शराब का और गिर का भूखा है? भगवान भाव का भूखा है। अब उसका भाव देखिए, किस भाव से वो पूजा कर रहा है। रात भर गा रहा है। हम देख रहे हैं कि ये केवल पेंटिंग है, ये भीली पेंटिंग है। भीली पेंटिंग नहीं है भैया, वो पिथौरा पूजा के समय बनाई हुई। उसके पीछे पूजा है, उसके पीछे विधान है, उसको गाने वाला, आख्यान गाने वाला व्यक्ति है, उसकी पूजा करने वाला पुजारा है, उसके समय होने वाला नृत्य है। हम तो 4 को खड़ा करके बीच में नृत्य करा देते हैं, वो पूजा का हिस्सा है। वो कर्मा की पूजा होगी तो कर्मा नृत्य सब लोग करेंगे, वो देखने की चीज नहीं है, वो शामिल होने का अवसर है। आप देखेंगे कि नृत्य जब होता है तब सब शामिल होते हैं उस पूजा में, देखते नहीं। हमारे लिए वो केवल कला है, हम समझ नहीं रहे। तो वहां किसी कला के पीछे जाएंगे तो उसके पीछे गहरा अध्यात्म छुपा हुआ है। कोई पर्व को देखेंगे तो उसके पीछे पता नहीं कितनी बड़ी फिलोसॉफी है, हम देख नहीं पा रहे। हम होली का उत्सव देखने जाएंगे तो हम देखते हैं कि जितने लड़के युवक दिख रहे हैं उतनी युवतियां दिख रही है, सजी धजी दिख रही है, आभूषण पहनी हुई है। कोई नहीं दिख रहा तो पुलिस नहीं दिख रही है। हमारे 10,000 लोग इकट्ठे हो तो सबसे पहले पुलिस पूछेगी भैया गड़बड़ तो नहीं होगी, लिख के दो। वहां पर पुलिस की आवश्यकता नहीं है। भगोरिया होगा तो जितने युवक है उतनी युवतियां हैं। ये भी नाच रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं, ये भी घूम रहा है, वो भी घूम रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? महिला सुरक्षा देखना है, महिलाओं का सम्मान देखना है, तो मुझे लगता है कि हमको जनजातीय समाज से सीखने की आवश्यकता है। इसलिए कहीं पर भी किसी भी जनजाति में सेक्स रेशियो की दिक्कत नहीं है। जितनी लड़के हैं उससे ज्यादा लड़कियां हैं सभी लोग। कहीं किसी की शादी होने में अड़चन नहीं आती। शहर में समस्या आ गई है
क्यों? क्योंकि महिलाओं की हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे। वहां पर काठी का उत्सव होगा नंदुरबार में, 10,000 लोग आएंगे, 10-20 किलोमीटर से पैदल पैदल आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे, लाइट नहीं, कुछ नहीं, आराम से नाचेंगे कूदेंगे चले जाएंगे, किसी को सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे होली पे जरा निकल के देखे लड़कियां कैसे निकलती है। हमको सीखने की आवश्यकता है, हम बोल रहे हैं उनको सिखाना है। हम उनको सिविलाइज करने चले तो पहले से सिविलाइज्ड है। एक एक चीज अगर देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि ये गौरव, ये प्राइड कितना बड़ा है। हमको कितना प्राउड फील होगा कि हम जनजाति, मेरे 5 जनजाति मित्र हैं, इसमें मुझे प्राउड फील होगा अगर मैं उस इतिहास को जानूंगा, उस परंपरा। मैं बोलूंगा कि बस्तर में जरा आमा पूजा होगी तो मेरे को भी लेके चलना, मैं भी देखना चाहता हूँ। वो मैं बोलता हूँ, वो बोलेगा नहीं चलना है तो अपने को पता लगेगा मार तो नहीं डालेंगे, यही लगेगा। अभी भी कॉलेजों में जाके हम बात करते हुए बताओ हमारी सुरक्षा का क्या होगा, लड़कियां पूछते हैं हमारा क्या होगा, जब भेजते हैं और जब आते हैं तब क्या बोलते हैं, तब बोलते नहीं ऐसे लोग हमने नहीं देखे, हम गए थे परेशानी हुई होगी, भाषा नहीं आती, कैसे बात की होगी। नहीं कोई परेशानी नहीं, क्या कैसे हुआ? बोले किसी भी घर के सामने जाते थे तो या तो उसके घर का दरवाजा खुला ही नहीं था, तो बंद मिलता ही नहीं था, अधिकतर तो दरवाजा होता ही नहीं था, होता था तो खुला रहता। जब कोई अंदर से देखता था तो बोलता था आ जाओ आओ, इसके अलावा कुछ नहीं बोलता था। और वो कोई भी हो सकता था, उस घर का कोई बुजुर्ग हो सकता था, उस घर का कोई युवा हो सकता था, उस घर की नई नई बहू हो सकती थी, कोई जवान लड़की हो सकती थी। जो देखती थी वो ये बोलती थी आओ अंदर। अंदर जाते थे तो खाट बिछा देती थी, उसके ऊपर नहीं बैठो करके कुछ बिछा देती थी, बैठने नहीं ऐसे नहीं बिछा के बिठाते थे, पानी लाके पिलाते थे। फिर ये नहीं पूछते थे क्यों आए कैसे हो, ये पूछते। बोले शहर में तो ये सब है, किसी के घर में जाएंगे बेल बजाएंगे तो बोले आधा दरवाजा खोलता है, मुंडी बाहर निकलता है, पहले पूछता है क्यों आए हो, क्या काम है। सीखने की जरूरत है उनसे। भैया अतिथि देवो भव, हम कितना संस्कृत सीख गए बोलते हैं, लेकिन अतिथि देवता क्या होता है उसको जीने वाला समाज बना है। रात यही रुक जाओ, आप किसी भी गांव में जाके देखो बस्तर के, वो यही बोलेगा रात यही रुक जाओ, खाना यही कहाँ जाओगे। तो वास्तव में मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मंत्री जी आने वाले, इसलिए आज का ये अवसर है, इस अवसर पे इस गौरव को याद करने के लिए हमको हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम करना है। वो उच्च शिक्षा विभाग के भी होंगे, वो जनजातीय हॉस्टलों में भी होंगे, वो स्कूलों में भी होंगे, पर इसकी शुरुआत टेक्निकल एजुकेशन से हो गई है। हम भाग्यशाली कि पहले कार्यशाला अपनी हो रही उच्च शिक्षा विभाग की 10 दिन बाद है, तो हमारे कॉलेज में कार्यक्रम ठीक से हो, उसकी व्यवस्था ठीक से हो। पहले सब चीजें याद आ जाए, प्रदर्शनी लगना है, पुस्तक देना है, लोगों को बुलाना है तो सम्मान के साथ आमंत्रित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता भी आए, हमारे यहाँ के जनजातीय बालक छात्र छात्राएं भी आए, उनको लगे हमारा कार्यक्रम है, जरा जनजातीय नृत्य भी हो, वेशभूषा में भी कुछ लोग दिखे, कुछ प्रदर्शनी भी लगे, कॉलेज में कोई अच्छा उत्सव है ध्यान में आए, वो इसकी तैयारी ठीक से हो। इसके लिए पहले कॉलेज में 10-15-20 लोग बैठ के विचार विमर्श करें उसका, तो फिर हम जिस उद्देश्य को लेके ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं उस उद्देश्य में हमको सफलता मिलेगी। इसको करने वाले आप सब लोग हैं, अपने अपने कॉलेज में इस कार्यक्रम को करवाने वाले आप लोग हैं। IIT उसमें भी आप लोग कराने वाले हो, पॉलिटेक्निक हो उसमें कराने वाले, यूनिवर्सिटी से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से संयोजन होगा, उसका सूचना आ जाएंगी, पर हमको बहुत अच्छे से उसको करा लेना है। अब एक ऊपर से कार्यक्रम और कहाँ एक और आगे आया है फालतू का, अब इसको कैसे तो भी करा देना है, ऐसा न मानते हुए उसमें पर्याप्त तैयारी, लोगों को शामिल करना अपने कॉलेज के, और वास्तव में इस बात का गर्व पैदा हो लोगों के अंदर कि हम इस प्रकार के जनजातीय समुदाय से आते हैं। तो फिर जो कॉलेज में हम समस्या महसूस कर रहे हैं, विशेषकर इंजीनियरिंग कॉलेजों में, बड़े यूनिवर्सिटीज में, कि कोई भी विद्यार्थी कैसे, उसकी शुरुआत हमेशा इंफीरियरिटी से होती है, वो कॉलेज में आके एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा, पहले साल बैक लगते हैं। पढ़ने में तो गाँव में बहुत अच्छा था, यहाँ आके क्या हो गया, हम खोजते इसको इंग्लिश नहीं आती इसलिए ऐसा हो गया। शहर वाले को भी नहीं आती, वो तो पढ़ता है ना, उसको वास्तव में यहाँ अपनापन नहीं लग रहा। जिस माहौल से वो आया है उसके बारे में लोग जैसा समझते हैं वो कुछ और है, वो कुछ और है। तो वास्तव में इन सब चीजों के हिसाब से हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं, और हमको सबको ही इच्छा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाए, और विकसित राष्ट्र होगा तो तब होगा जब प्रत्येक का विकास होगा। तो 12 करोड़ जनजातीय समुदायों का क्या होगा, छोटी आबादी नहीं है,
जब इसका विचार करते हैं तो ऐसा सबको अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, हमको पॉलिसी मेकर से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, दिल्ली के लोगों से भी मिलते हैं। तो जब इस बात की बात होती है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं विकसित भारत @2047, आपको क्या लगता है जनजातियों के बारे में? इनका विकास कैसे होगा? इनके विकास के बिना तो हो नहीं सकता। तो अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि विकसित भारत के लिए 12 करोड़ लोग लायबिलिटी है। हमको अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस भाव को जगाना है कि ये 12 करोड़ की लायबिलिटी देश के ऊपर नहीं है, 12 करोड़ का असेट है जिसने देश को बचाया है। ये देश को विकसित भी करेगा और ये देश के विकास का इंजन भी बन जाएगा। हम उसको उस दृष्टि से देखें। दृष्टि बदलने की जरूरत है। इमेज और रियलिटी ये 180 डिग्री पे है। जैसी जनजातियों की इमेज बना दी गई है, रियलिटी उससे ठीक 180 एकदम विपरीत है। हम रियलिटी लोगों को बताएं वास्तव में कैसा है। तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम की सफलता उसमें से हमको ध्यान में आएगी। आज के अवसर पर मुझे इतना बोलना था, आपने ध्यान से सुना ऐसा मुझे लग रहा है। सामने से देख के आपने कैसा सुना पता नहीं, लेकिन आपने ध्यान से सुन रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। आपने भारत के जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, उसके ऐतिहासिक जो दृष्टि थी, कितना पुराना उनका इतिहास है और कैसा उनका योगदान रहा है, सामाजिक उनकी जो उन्नत परंपराएं हैं जो हमें, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उनका जो एक आध्यात्मिक योगदान है, जो भारत का मूल आध्यात्मिक पक्ष है, उसके बारे में विस्तार से बताया, विभिन्न उदाहरणों से भी बताया पूरे देश में कितना बड़ा उनका योगदान रहा है। तो हम सब लोग उस भाव को समझ करके और यहाँ से जब हमें कार्यक्रम करने के जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, जो हम 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जी की जयंती से प्रारंभ कर 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस तक लगभग जो हमको अलग अलग समय पे हम जो तय करेंगे वहाँ कार्यक्रम करेंगे।